चलिए लेसन 21 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड और नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, पेरारिस के बारे में, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेल्ट के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड बताया है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 2 इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड है, एक पेरारिस और एक बेल्ट्स। तो हाँ, बेल्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड को बेल्ट कहा जाता है। साउथ अफ्रीका है ना, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड बेल्ट्स। तो बेल्ट देख लीजिए, ये घास का मैदान जो है कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन पहले बता रहा है। तो दे आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। यह अफ्रीका महादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है। साउथ अफ्रीका के महादेश आप देखिएगा तो दे आर बॉर्डर बाय द डर्केंसबर्ग माउंटेन रेंज इन द ईस्ट। इसका बॉर्डर बता रहा है कि पूर्व में जो है डर्केंसबर्ग पहाड़ रेंज है और कलाहारी डिजर्ट है पश्चिम में। इस बेल्ट के बेल्ट्स को बता रहा है कि जो है रोलिंग चारों ओर पठार है, जो पठार की हाइट है 600 मीटर से 1100 मीटर है। इस पठार की हाइट, इसके चारों ओर पड़ती है प्लेट्यू, और उस प्लेट्यू की हाइट है 600 to 1100 मीटर। अकॉर्डिंग टू हाइट बता रहा है कि इस हाइट के अनुसार इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द हाई वेल्ड इन द नॉर्थ, है ना। इसके हाइट के अनुसार इसको वेल्ड को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। हाइट के अनुसार एक बांटा है हाई वेल्ड, क्या बांटा है, हाई वेल्ड। नॉर्थ में जो है हाई वेल्ड कहता है, और एक है मिडिल वेल्ड, इसको कहता है नॉर्थ में, इसको कहता है साउथ में। जो है ये हाइट के अनुसार इसको बांटा है, एक हाई वेल्ड नॉर्थ में और एक मिडिल वेल्ड साउथ में, और लो वेल्ड जो बांटा है एक्सट्रीम साउथ, एकदम दक्षिण, अत्यंत दक्षिण, एकदम सबसे लास्ट छोर पर लो है, लो वेल्ड है, हाइट के अनुसार बांटी है, एक ऊपर एक मिडिल है एक लो में, है ना। अब देखिए यहाँ जो है एक 2 प्रमुख नदियों की नाम बता रहा है, एक ऑरेंज एंड लिम्पोपो। ऑरेंज एंड लिम्पोपो ये वहाँ की 2 मुख्य नदियाँ हैं, और इसकी सहायक नदियाँ भी हैं जो बेल्ट के इस सिस्टम रिवर सिस्टम बढ़ती हैं। यानी 2 प्रमुख नदियाँ ऑरेंज एंड लिम्पो रिवर, और ये बड़ी नदी है और इससे बहुत सारी सहायक नदियाँ निकली हैं, है ना। ये नदियाँ जो है वाटरफॉल्स भी की संख्या का रूप भी देती है कि नदियाँ जो है पहाड़ों से बहुत सारे वाटरफॉल्स भी गिरते हैं, है ना, लगातार, और यह फ्लो करते हैं थ्रू द 3 टायर्ड बेल्ट्स में। मैंने बताया कि बेल्ट्स के ऐसे 3 जगहों पर वाटरफॉल्स जो है लगातार गिरता है, उस नदियों के पानी से जो है पहाड़ से नीचे बराबर लगातार फ्लो करता है। अभी वेल्ड का क्लाइमेट देखिए कि जलवायु कैसी है, जिस तरह से हम लोगों ने पेरारिस का देखा था, है ना। पेरारिस का देखा था ना, नॉर्थ अमेरिका को, हाँ, ये साउथ अफ्रीका का वेल्ड। तो क्लाइमेट देखिए, यहाँ की क्लाइमेट जो है मिल्ड क्लाइमेट है, इसलिए क्योंकि ये इसके नज़दीक जो है इंडियन ओशियन है ना। इसके नज़दीक जो है मिल्ड क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि इंडियन ओशियन के नज़दीक है, भारतीय महासागर के नज़दीक है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट जो है औसतन है ना, अधिक ना ज़्यादा, मिल्ड इसको कहते हैं। टेम्परेचर रेंज बताया है कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होता है, हाँ, 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस बढ़िया, है ना। इन हाई वेल्ड रीजन में, कहा हाई वेल्ड रीजन में, ये इस क्षेत्र में टेम्परेचर है। और समर में बता रहा है आर वार्म, गर्मी में क्या हो जाता है, जलवायु गर्म हो जाती है। और वेट माने विंटर्स में बता रहा है कूल एंड ड्राई हो जाता है। और जुलाई जो दिया है कि यहाँ का सबसे ठंडा महीना है, जुलाई
जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ इन द बेल्ट्स, है ना। बेल्ट्स में सबसे ठंडा महीना कौन दिया है? जुलाई। और समर जो है बता रहा है कि छोटा होता है और वार्म होता है। हम लोग की तरफ भी समर छोटा ही होता है, बड़ा हो जाता है हम लोग की तरफ। हम लोग तरफ समर का दिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और वहाँ समर के दिन में क्या बता रहा है? छोटा हो जाता है और वार्म रहता है। हाँ, एक जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में, नाम सुने होंगे आप लोग, काफी क्रिकेट मैच भी देखते हैं आप लोग। जोहान्सबर्ग है ना जी। हाँ, तो रिकॉर्ड किया गया वहाँ की गर्मी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जोहान्सबर्ग में एक रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो वहाँ कितना टेम्परेचर होता है? 20 डिग्री सेल्सियस गर्मी के मौसम में। और रेनफॉल बता रहा है बारिश मुख्यतः गर्मी के महीनों में होती है, नवंबर टू फरवरी। कब होती है? नवंबर से फरवरी महीना का बता रहा है कि गर्मी में बारिश होती है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में सीजनल रिवर्स के कारण वहाँ बारिश जो होती है ना, वो फरवरी और नवंबर के बीच में होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट के कारण। और कह रहे हैं कि सूखा भी में भी हो सकता है इफ द रेनफॉल इज स्केंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टिल अगस्त। कह रहे वहाँ सूखा भी होता है कब? अगर बारिश जो है कम, बारिश क्या होगी? कम होती हो। कब? जाड़े के मौसम में। बताया ना जुलाई क्या है? कोल्डेस्ट है ना। तो जुलाई टू जून टू अगस्त वहाँ का विंटर मौसम है, जून टू अगस्त। अब देखिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, वहाँ देखिए किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, किस प्रकार के जानवर रहते हैं। तो यहाँ बताया कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में जो है सीमित है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं? सेमी एरिड है ना। वनस्पतियाँ जो है कवर इन स्पार्स, वनस्पति जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। मेनली क्या होता है? घास, मेनली ग्रासेस आर ग्रोन, उगाए जाते हैं, है ना। रेड ग्रास है वहाँ का, एक लाल लाल घास है जो उगता है इन बूश बेल्ट्स में, झाड़ में। इन द हाई बेल्ट्स में, देखिए हाई बेल्ट्स में बताया कि एक अकेकिया है और मारूला है, ये घास का नाम है जो उगते हैं हाई बेल्ट में। और लायन, लियोपार्ड्स, चीता एंड कुडू यहाँ के प्रमुख जानवरों के नाम है जो बेल्ट में पाए जाते हैं। विथ स्केटर्ड ट्रीज बता रहा है, विथ स्केटर्ड ट्रीज के मीन्स छितर बितर पेड़ मिलेगा आपको। एक जगह में एक पेड़ यहाँ है तो दूसरा पेड़ वहाँ है ना, बहुत दूर दूर फैले हुए पेड़ मिलेंगे आपको। द रीजन लुक्स लाइक ए पार्क लैंड, और रीजन क्षेत्र कैसा दिखता है? पार्क लैंड। टुवार्ड्स द वेस्ट, पश्चिम दिशा की तरफ, रीजन मर्ज फाइनली इनटू द कलाहारी डिजर्ट्स, उसके पश्चिम में चल जाएंगे बेल्ट्स के, तो वहां पर बताया कि पूरा जो है डिजर्ट है, कलाहारी डिजर्ट्स है, डिजर्ट्स का नाम है ये, तो पूरा डिजर्ट से मिलवे नहीं करेगा, है ना, पूरा मरुस्थल है उसके पश्चिम में बेल्ट के। तो ये वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति था। अब है पीपुल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपुल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। माने लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, वहाँ के लोग जो रहते हैं, जाहिर सी बात है कि स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, है ना। तो वहाँ के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, लोग क्या करते हैं। तो वहाँ का देखिए मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज बता रहा है, कैटल रियरिंग एंड माइनिंग, मवेशियों को पालना, है ना, और माइनिंग, खदान, है ना, वहाँ के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है बेल्ट। इन द ईस्ट बता रहा है कि पूरब में, वेयर वेट क्लाइमेट इज फाउंड
जहाँ वेट क्लाइमेट पाया जाता है, कैटल्स आर रेयर्ड, वहाँ मवेशियों को पाला जाता है ना। वाइल इन द ड्रायर क्लाइमेट, जहाँ ड्रायर क्लाइमेट हो, पश्चिम में ड्रायर क्लाइमेट है और ईस्ट में क्या है, वेट क्लाइमेट है ना। इसलिए पश्चिम में बताया वहाँ पे कलहारी डिजर्ट है ना। शुरू में वहाँ बताया ना आपको, नेचुरल वेजिटेशन में बताया कि वेस्ट में क्या है, कलहारी डिजर्ट्स है। तो ईस्ट में क्या है, वेट क्लाइमेट, और ड्राई क्लाइमेट कहाँ है, वेस्ट में। तो मुख्यतः वहाँ जो है सीप पाला जाता है, सीप आने क्या पाला जाता है, सीप रेयर। सीप रेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल, लोगों का मुख्य पेशा है, वहाँ व्यवसाय है भेड़ों को पालना। क्यों? क्योंकि birds have ideal condition for animal grazing, जानवरों को चराने के लिए आदर्श है। वहाँ पर घास है, घास मिलता है। सीप मुख्यतः वहाँ किस लिए लोग पालते हैं, ऊन के लिए, और वेड में इसलिए ऊन की इंडस्ट्रीज काफ़ी है, ऊन का, है ना। भेड़ अधिक से अधिक लोग पालते हैं, तो मुख्यतः भेड़ को इसीलिए लोग पालते हैं कि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे हैं, तो उसका कच्चा माल जो है इंडस्ट्रीज को आराम से मिल जाएगा, है ना। और आप लोगों ने, हम लोग तरफ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आप स्वेटर खरीदते होंगे, मफलर खरीदते होंगे, या एनी विंटर क्लोथ खरीदते होंगे, उस पर नाम लिखा रहता है अंगोरा, ठीक है ना, या मेरिनो, अंगोरा या मेरिनो लिखा रहता है ना। तो क्यों लिखा रहता है कि अंगोरा एंड मेरिनो जो है वहां के भेड़ की प्रजाति का नाम है, ये भेड़ की नाम है। अंगोरा एंड मेरिनो जो है ना, खास किस्म की ये प्रजाति है भेड़ की, ठीक है, जो काफी मात्रा में उसकी अच्छे क्वालिटीज का ऊन प्राप्त होता है। जो मेरिनो और अंगोरा जो सीप है, ये सीप प्रजाति का नाम है, उसके से ऊन जो बनाया जाता है ना, काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं और काफी गर्म देते हैं वो, ये दो भेड़ से जो बनाया जाता है, ठीक है। तो बताया भी है, अंगोरा एंड मेरिनो सीप आर द पॉपुलर स्पेसीज रियर्ड फॉर वूलन टेक्सटाइल एज देयर वूल इज वेरी वार्म। हाँ, दूसरा भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्या है दूसरा, डेयरी फार्मिंग। इट इज अ प्रैक्टिस मोस्टली इन द वेटर एरिया, हाई वेल्ड रीजन में। पता है कि क्रीमरीज में बटर एंड चीज फॉर होम नीड्स एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट, है ना। घर से दूध तो निकाला जाता है ना जी। तो उससे लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे क्रीम वाले चीज भी बनाते हैं, जैसे कि बटर और पनीर अपने घर के जरूरतों के लिए, और लोग दूसरे जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं। अधिक मात्रा में भेड़ पालन होता है। The soil are not very fertile in the beds due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface। जो बताया कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है बेड में, क्यों, है ना, इसलिए कि लगातार जो है डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस मौजूद रहता है और उसकी सतह जो है आपको बंजर दिखती है ना। लेकिन बताया कि सॉइल जो है काफी उपजाऊ नहीं है ना जी, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसलिए घास जो होती है खत्म भी हो जाती है ना, और जमीन आपको एकदम बंजर की तरह नजर आएगा। इस प्रकार बताया कि क्रॉप्स आर ग्रोन वेयर लैंड इज फर्टाइल, फसल उगाए जाते हैं वहां पर जहां पर मिट्टी उपजाऊ मिलती है। द मेन क्रॉप्स वहां का क्या है, मैजी, वेट, बार्ली, ओट्स एंड पोटैटो, है ना। कैश क्रॉप भी उगाया जाता है, नकदी फसल जिसको कहते हैं, टोबैको, तंबाकू, शुगर केन, कॉटन आर ऑल्सो ग्रो। सब फार्मर्स बता रहे, कुछ किसान जो है कल्टीवेट क्रॉप्स फसल उगाते हैं, रियर कैटल ऑन द सेम फार्म, उसी जगह पर किस लिए उगाते हैं, मवेशियों को चराने के लिए। किसके लिए, मवेशियों को चराने के लिए। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए याद रखिएगा, मिक्स्ड फार्मिंग किसको कहते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग उसे कहते हैं कि ये जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट में हम दोनों के लिए हम उगाते हो, अपना जीविकापार्जन के लिए भी कुछ फसल उगाते हो और मवेशियों को खिलाने के लिए भी उगाते हो, ठीक है। उसको कहते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग।
एक ही बहुत पहले अब बहुत सारे हम लोग तरफ भी होता था, उसमें से मेरा अपना काम भी चलेगा और मवेशी भी खाएंगे। लोग पहले जॉब होते थे, है ना, मवेशी भी और हमारा भी काम है, दोनों उसको कहते हैं बीच पार्ट। तो बताया कि मैगी इज द मेन क्रॉप, मक्का जो है वहाँ का क्या है, मुख्य फसल है। एंड द रीजन इज कॉल्ड द मैजिक ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, और मक्का अधिक मात्रा में उगाया जाता है ना। इसलिए उस क्षेत्र कहलाता है मैजिक ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बेल्ट्स में बताया है कि शुरू में बताया कि मिनरल्स भी अधिक मिलता है, खनिज भी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ विकसित हो चुके हैं जहाँ कोयला और आयरन मौजूद है जमीन के नीचे, है ना। वहाँ पर बहुत सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी विकसित हो चुके हैं। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, सोना और हीरा का खदान भी इस क्षेत्र के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है। देखिए आ रहा है नीचे, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हीरा और सोना का खदान है ना। इस्टेब्लिश किया गया था व्यापार के मकसद में ब्रिटेन के समय, और धीरे धीरे यह साउथ अफ्रीका बिकेम हो गया ब्रिटिश कॉलोनी। यहाँ का मिनरल जो बता रहा है, ये जहाँ मिनरल अधिक मात्रा में मिलते हैं वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट भी जो है फैसिलिटी भी विकसित हो गई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गाड़ी के आने जाने की सुविधा। तो देखिए इसमें बता रहा है बेल्ट का इंपॉर्टेंट सिटीज, देखिए आपका आएगा बेल्ट क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर जोहान्सबर्ग, क्या है, जोहान्सबर्ग है। साउथ अफ्रीका का गणराज्य में हाई वेल्ड पर यह सिचुएटेड है, जोहान्सबर्ग हाई वेल्ड पर ऊंचा, है ना। यह अफ्रीका में यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन अफ्रीका। इट इज द ग्रेटेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन इन द वर्ल्ड, देखिए याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक सोना मिलता है तो कहाँ मिलता है, जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर है, वहाँ पर सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर, यह एक जो है महत्वपूर्ण संचार का केंद्र है। एक नाम है देखिए शहर का, किम्बरली, यह जो है डायमंड इंडस्ट्रीज है के लिए है, इसलिए हीरे का, है ना। और ये शहर जो है बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी है, दुनिया का सबसे मुख्य डायमंड केंद्र है वहाँ, हीरा, किम्बरली, याद रखिए, है ना। सोना सबसे ज्यादा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का, और हीरा किम्बरली। एक है प्रिटोरिया, ये कैसा शहर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी, इसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक राजधानी है। साउथ अफ्रीका की एक प्रशासनिक राजधानी है। इट इज ए रेलवे जंक्शन एंड इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज, यहाँ रेलवे जंक्शन भी है और औद्योगिक केंद्र भी है, जैसे आयरन और स्टील, केमिकल, इंजीनियरिंग, है ना। तो देखिए इस लेसन में हम लोग पढ़े कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, नेम हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बताए थे फर्स्ट वीडियो में, है ना। और टेम्परेट ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड, उसको पेरारिस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पेरारिस। पेरारिस का घास वाला मैदान कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वहाँ का लोकल हॉट वाइन जो बहती है पेरारिस में, उसको चिनॉक के नाम से जाना जाता है ना। जैसे हमारे तरह भी समर सीजन में लोकल वाइन्स बहती है जिसको हम लोग लू कहते हैं, है ना। तो हर एक देश में अपना अपना लोकल वाइन बहता है, तो भिन्न भिन्न नामों से लोग जानते हैं। और पेरारिस को आप लोगों को बताए थे कि ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अनाजों की दुनिया कहलाता है। क्यों, कि वहाँ का वेट और मैजी जो है सबसे अधिक फसल में मिलता है। वहाँ बहुत वेट और मैजी लोग निर्यात करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश में, इसलिए कहा जाता है उसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। और चिकागो एक शहर था पेरारिस में, जो वर्ल्ड फेमस है मीट पैकेजिंग सेंटर, मीट का उत्पादन होता है, मीट दूसरे देशों में मीट भेजा जाता है ना। यस सर। और
हम लोग जो पढ़े बेल्ट के बारे में, तो वो जो बताया कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज पेरारीज और टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोगों ने एक पढ़ा कि अंगोरा एंड मेरोना स्पेसी भेड़ का पालते हैं लोग बेल्ट में, किस भाग में, ड्रायर पार्ट में, है ना। और जोहान्सबर्ग और किम्बर्ली का आप लोगों ने नाम सुना, जो प्रसिद्ध है गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड के लिए जोहान्सबर्ग और किम्बर्ली डायमंड के लिए। और इस बेल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या है, मैच, ठीक है। That's all, the chapter finished. Thank you.